वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं वंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट, मटेरियल साइंस का कोर्स लास्ट होने को है, खत्म ही हो गया सारा। लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी देखो मटेरियल साइंस में बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत तरह तरह की चीजें हैं, बहुत तरह तरह के सवाल बनते भी हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक कवर नहीं हुआ है। ठीक है, और वो एग्जाम्स में आया है कभी ना कभी किसी न किसी तरह से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं और जनरल कंपटीशन टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि आपको गेट ईएसी में तो आता ही आता है, फिर जनरल कंपटीशन में भी घुसते हो तो वहां पे भी मटेरियल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, साइंस वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग कवर करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है भाई। कहता है हम लोग देखने वाले हैं जनरल क्वेश्चंस इन मटेरियल साइंस। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे मैंने आपको दिया भी था कि आप लोग बताइए भैया क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, लेकिन आपको बताया नहीं। पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। कहता है मटेरियल विच एग्जिबिट इंस्टेंटेनियस इलास्टिक रिकवरी। ठीक है, तुरंत रिकवरी हो जाए, इंस्टेंटेनियसली हो जाए, इलास्टिक रिकवरी हो जाए। ठीक है, ऐसे को हम कहते हैं इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, कि छोड़ा हमने उसको डिफॉर्म किया और छोड़ा तुरंत उसका इलास्टिक रिकवरी हो जाए, तो ऐसे को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट, थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन न हो, तुरंत के तुरंत उसका जो इलास्टिक, जब तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसका रिकवरी तुरंत का तुरंत हो जाए, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ये आपके एग्जाम वगैरह में आता भी है, आपके कॉलेज के भी एग्जाम में आएगा, और ईएससी मेंस वगैरह का एग्जाम में, चाहे आप ईएससी मेंस में घुस जाइए। ठीक है, या फिर आप एसएससी जे इसके भी मेंस में घुसिए, तो वहां पे भी ऐसे एग्जाम का क्वेश्चन सीधे सीधे लिखने के लिए आ जाता है। बाकी आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो आता ही रहता है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितना छोटा एग्जाम होता है उसमें उतना ही ज्यादा आएगा। छोटा एग्जाम मतलब जैसे इसरो हो गया, और भी जो पीएससी वगैरह के एग्जाम्स हो गए, उन सब में और ज्यादा आएगा। ठीक है, बाकी आपका ईएससी के एग्जाम में तो आता ही आता है, उसी को देख के हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो कहता है ऐसा मटेरियल जिसमें इंस्टेंटेनियस इलास्टिक रिकवरी हो, ऐसे को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन अ रियल मटेरियल इंडिकेट सम delay elasticity or inelastic effects. The brittle material such as a common glass, most ceramics, some cast iron may be example for the perfectly elastic. ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल सर होता क्या है, कौन है परफेक्टली इलास्टिक। कहता है जितने भी आपके ब्रिटल मटेरियल है, खासकर जैसे मटेरियल ब्रिटल मटेरियल, अगर इसमें बहुत ही कम डिफॉर्मेशन के लिए लिया जाए, इसको कंसिडर किया जाए, ठीक है, बहुत ही कम डिफॉर्मेशन के लिए कंसिडर किया जाए, तो ये परफेक्टली इलास्टिक वाला प्रॉपर्टी को दिखाता है, क्योंकि तुरंत रिकवरी होगा, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है। ज्यादा तो लगा देते हुए फ्रैक्चर कर जाएगा, पर फ्रैक्चर से पहले जब तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें हो रहा है, तब तक ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कास्ट आयरन का, तो मैंने लिखा सम कास्ट आयरन, तो मैंने वहां पे भी दे रखा है कि कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं हम। कहता है व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, जैसे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी लिखा हुआ है इधर उधर, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हालिया एग्जाम में आया है। ठीक है, तो मैंने हल्का फुल्का जहां पे भी ऐड कर सकता था वहां पे मैंने ऐड कर दिया है सब चीजों को। ठीक है, कहता है कि जैसे कि सीधे सीधा आ जाएगा कि व्हाइट कास्ट आयरन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, या फिर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल कौन है, ऑप्शन ढेर सारा दिया रहेगा, उसमें कौन है जी, कहता व्हाइट कास्ट आयरन। ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। एक्चुअली मेरे पास 104 क्वेश्चन का लिस्ट है। कितने, 104 क्वेश्चन। अब कितने में वीडियो में वो कवर होता है। और जब तक आप हमारे साथ बने रहोगे, हमारे साथ बने रहने का मतलब समझ ही रहे हो कि आप वीडियो को शेयर करते रहोगे, लोगों का व्यू आता रहेगा, तब तक मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो अगर एक बार कोई दूसरा कोर्स शुरू हो गया, देखिए बहुत सारे कोर्स का डिमांड और भी आ रहा है, ठीक है, उसको भी शुरू करना है। एक बार अगर दूसरा कोर्स शुरू हो गया तो फिर इसमें डिले डिले और डिले होने लगेगा। तो आप लोग अपना भी काम कीजिए, आपके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ। एक भी बच्चों का कमेंट नहीं आता है। ठीक है, कमेंट के लिए मुझे पोल डिजाइन करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि ये करूं या नहीं करूं, वो करूं। ठीक है, वहां पे तो आप करते हो, पर यहाँ पे आप लोग कमेंट में नहीं बताते कि सर इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्या कैसा लगा आपको वीडियो। कमेंट से मुझे पता लगता है कि बच्चे
इसको देख रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। सवाल से ही पता लगता है कि बच्चों ने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कितना कितना डीपली इसको स्टडी किया है। ठीक है, यानी जो मैंने वीडियो बनाया वो कितना आप तक पहुंचा है और क्या आपको फायदा मिला है, ये आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है। आप मेरे सामने तो बैठे हो नहीं, तो क्लासरूम में टीचर तो होता है, सवाल पूछ पूछ के आपसे पता कर लेता है कि बच्चे को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ आपके कमेंट से ही पता लगता है, तो कमेंट भी मेरे तक पहुंचना चाहिए आपका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल समझ में आ गया होगा कि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कौन है जी। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल है जो तुरंत के तुरंत इंस्टेंटेनियसली इलास्टिक रिकवरी हो जाए। तथा एग्जाम्पल्स है तथा ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल को हम इसके अंदर में रख सकते हैं, वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ इलास्टिसिटी उसमें कम होता है कि हाँ जहां तक इलास्टिसिटी है वहीं तक की बात की जा रही है। ठीक है, जहां तक इलास्टिसिटी वहीं तक की बात की जाए, वहां तक ये जो है वो आपको परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगला है रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, ये भी बार बार आता है, देखो घेर के मैंने डब्बा बना रखा है। रिजिड प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, जब एग्जाम में आ जाता है तो ये सी वगैरह के एग्जाम में सर रिजिड भी है प्लास्टिक भी है, एक हो जाएगा। ठीक है, तो रिजिड प्लास्टिक मटेरियल क्या किसे कहते हैं, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल बाय डेफिनेशन हैज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी कि वे मटेरियल जिसका यंग मॉडुलस का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। तो यंग मॉडुलस का वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है सर। ठीक है, यंग मॉडुलस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जानते हो कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि यंग मॉडुलस जो होगा वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो कहता है कि अगर प्लास्टिक मटेरियल है, प्योर प्लास्टिक मटेरियल है, तो उसके लिए बाई इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, जो एकदम प्योर प्लास्टिक मटेरियल है उसके लिए बाई का वैल्यू यानी कि यंग मॉडुलस का वैल्यू कितना होगा जी, कहता जीरो होगा। कहता जीरो का मतलब क्या है सर कि आप स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेन आता जाएगा लेकिन किसी प्रकार का बिना स्ट्रेस दिए हुए, परफेक्टली वो प्लास्टिक है ना, यानी कि हल्का सा भी स्ट्रेस लगाए, थोड़ा सा भी, तो उसमें स्ट्रेन भर भर के आ जाएगा। ठीक है, यानी स्ट्रेन आ रहा है पर स्ट्रेस आ ही नहीं रहा है। स्ट्रेस कितना है, जीरो, बिना स्ट्रेस। स्ट्रेस में जीरो का मतलब जैसे कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगाना ही पड़ेगा ना, लेकिन मैथमेटिकली जो है बहुत छोटी वैल्यू को हम जीरो कर लेते हैं। ठीक है, अगर बहुत छोटा सा स्ट्रेस आपने लगाए हो तो उसको हम मैथमेटिकली कितना कहेंगे, जीरो कहेंगे। तो इसलिए आपका यंग मॉडुलस जो है आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। और प्लास्टिक मटेरियल याद रखिएगा, जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो बहुत ज्यादा प्लास्टिक सीरीज जिसमें है, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने पर वो एकदम पूरा भर जाता है, उसको हम उसके लिए यंग मॉडुलस का वैल्यू होता है जीरो। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है बार बार। और अगर रिजिड प्लास्टिक, एक और है ईएससी का कोई ठिकाना नहीं है। यूपीएससी मतलब अनप्रेडिक्टेड सर्विस कमीशन, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेड सर्विस कमीशन। मतलब ये क्या होता है सर, इसका मतलब ये है कि उसमें क्या आ जाएगा, कहां से आ जाएगा और कितना आ जाएगा कोई नहीं जान रहा है। हो सकता है मटेरियल साइंस से मन करेगा तो पूरा मटेरियल साइंस से डाल देगा। ठीक है, तो और मटेरियल साइंस से अगर सारा क्वेश्चन आने लगेगा तो यही से भर भर के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जे भी और एक ही क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, बहुत ज्यादा ये मतलब वेरिएशन गेट जैसा नहीं लाता है ये सी खासकर हम अगर प्रीलिम्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसमें ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, और भी अगर तुमने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हो, इसरो वगैरह दे दिया है या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, डीआरडीओ है, ठीक है, बार्क है, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और भी बहुत सारे पीएससी के एग्जाम्स हैं, वहां पे दिया होगा मटेरियल साइंस ये सब क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ठीक है, कहता रिजिड मटेरियल अगर है तो उसके लिए यंग मॉडुलस का वैल्यू होगा इनफाइनाइट। कहता रिजिड मतलब क्यों, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें आप स्ट्रेस कितना भी लगाते जाओ स्ट्रेन तो आएगा नहीं क्योंकि रिजिड है। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, कहता है इनफाइनाइट से। स्ट्रेन हल्का सा भी डोलेगा, अगर बहुत ही हल्का सा भी डोला तो आपको लिए उसके लिए स्ट्रेस कितना लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसके लिए यंग मॉडुलस का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, या फिर कहो कि स्ट्रेस सर हमने स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस कुछ भी रहे तो स्ट्रेन तो होगा नहीं, स्ट्रेन तो आएगा नहीं, उसमें खिंचाव तो आएगा नहीं क्योंकि रिजिड मटेरियल, तो ये कितना हो जाएगा, कहता है इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस कुछ भी रखो लेकिन स्ट्रेन तो आएगा नहीं, इसलिए नीचे जीरो जैसे डाल दो तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि रिजिड प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल है कि रिजिड है और प्लास्टिक, रिजिड नाम आ गया इसका मतलब यंग मॉडुलस कितना हो गया, कहता है इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। ठीक है, कहता है ये जो मटेरियल होते हैं देयर इज नो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना भी लगा दो उसमें किसी प्रकार का इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। वंस द अप्लाइड स्ट्रेस
वैल्यू रिच इल्ड स्ट्रेस, लेकिन जैसे इल्ड स्ट्रेस लेवल से ज्यादा तुमने स्ट्रेस लगा दिया, इट कंटिन्यू टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, सीधे परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सीधे सीधे समझ लो कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें जीरो होता है। ठीक है, इससे अगर प्लास्टिक देख के तुम ये मत समझो कि इनफाइनाइट किस हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था, तो अगर प्लास्टिक ना हो रहा है, ये फॉर्मूला जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक ही लगता है ना, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही फॉर्मूला लगता है ना। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक देखोगे ना, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो भैया बाई इनफाइनाइट होबे करेगा। रिजिड मटेरियल है ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा वहां पर बाई तो काम ही नहीं करेगा, वो बाई वाला फॉर्मूले नहीं लेगा, ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जो होता है यंग मॉडुलस के बराबर होता ही नहीं है। यंग मॉडुलस डिफाइन ही तभी होता है जब वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक रहता है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका ये रिजिड है, या तो रिजिड रहेगा या फिर वो लम्हर जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसे मटेरियल में नहीं होता है, यानी वैसे मटेरियल जिसमें किसी प्रकार का इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम कहते हैं रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। तो दिक्कत, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल हम उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के समय तो रिजिड बिहेवियर करेगा, और जैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा दोगे सीधे सीधे उसका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यही लिखा हुआ, वंस द अप्लाइड स्ट्रेस वैल्यू रिच्ड इल्ड स्ट्रेस level, it continue to undergo permanent deformation at the same stress level when the load is reached. ठीक है, reached, there will be no elastic recovery as well. इसमें किसी प्रकार का इलास्टिक रिकवरी नहीं होता है, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले थोड़ा सा जोकड़ाई कम करेंगे और कंटेंट को ज्यादा करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट करना है और आप लोगों ने कह दिया है, तो कंटेंट जल्दी जल्दी हम निकालेंगे आपके सामने से। ठीक है, आंसर दिया हुआ है, तो आप सीधे सीधे आंसर का चेपना रहे, एग्जाम में लिखना रहे, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और उसको एग्जाम में सीधे सीधे लिख सकते हैं। और बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए तो भैया आपका पॉइंट वाइज आप इसको याद कर ही सकते हैं। अगला एक और खतरनाक चीज है, तो अगला क्या है सर, अगला है इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। तो जब ये क्या होता है सर, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, तथा elastomeric material exhibit a behavior which is combination of perfectly elastic and rigid plastic material। कहता है इसमें जो है इसका बिहेवियर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल और रिजिड प्लास्टिक मटेरियल का। ठीक है, इसका जो होता है इट हैज फाइनाइट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, इसका इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस है। इट अंडरगोज इलास्टिक रिकवरी अपॉन विड्रॉल ऑफ लोड, जैसे ही लोड हटाओगे ये इलास्टिक रिकवरी होगा, इसलिए इसको हम इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो ऐसा मटेरियल जिसका बिहेवियर जो हो वो कॉम्बिनेशन हो प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल और रिजिड प्लास्टिक मटेरियल का, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल। कहता है ये जो मटेरियल होता है फाइनाइट रखता वैल्यू रखता है यंग मॉडुलस का, ये हमने जाना। अगला हम लोग जाना है, इसके अलावा हमने जाना कि इट अंडरगो इलास्टिक रिकवरी अपॉन विड्रॉल ऑफ लोड, अगर लोड हटाइएगा तो ये इलास्टिक रिकवरी दिखाएगा। अगला है आपका डिस्क्राइब द डिफॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ अ रिजिड लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग टाइप मटेरियल। ठीक है, कहता ये क्या है जी, इसको भी देख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी देखेंगे। कहता इट हैज नो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, देखो जहां पे हमें अंडरलाइन कर, देखो ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जहां पे अंडरलाइन पहले से किया हुआ है उसको ध्यान रखिएगा, वही चीज एग्जाम में मिलने आना है, या फिर आपको जब रिवाइज करना है तो यही देखना है। ठीक है, कि रिजिड बॉडी की बातें की जा रही है, तो कहता नो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑन लोडिंग, लोड करने के बाद इलास्टिक रिकवरी डिफॉर्मेशन ना हो उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, इतना ही देखना है आपको, धीरे धीरे मैं इसे शॉर्ट करता जाऊंगा कि बहुत सारा है, कितना पढ़ा जाए कितना बताया जाए। ठीक है, हल्का हल्का हम लोग देख लेते हैं। कहता इट स्टार्ट इल्डिंग once the applied stress level reach yield stress level, however it flow stress magnitude of stress required to maintain plastic deformation at a given strain increase with the increasing strain, it has no elastic recovery upon loading। अगला है what is an elastic linearly strain hardening material। तो ये क्या है सर, कहता है दिस इज एन एक्सेप्टेबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ मोस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल विच मॉडिफिकेशन दैट द प्लास्टिक पोर्शन ऑफ द कर्व हैज अ डिक्रीजिंग स्लोप विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे, बाकी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप उससे काम चला सकते हैं। ठीक है, कहता है एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ मेजर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, टेम्परेचर पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी का क्या डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार से चेंज होता है, उसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। देखो जनरली ये लिख के आपको क्वेश्चन दिया गया ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख सको। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है मेंस वगैरह एग्जाम्स में। ठीक है, तो मेनली आपके लिए उसके लिए दिया गया है कि आप उसको किस प्रकार से लिखना है वो देखिए आप। ठीक है, बाकी हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव वगैरह जो याद रखने वाला चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम लोग चर्चा करते जाएंगे। पूरा हम लोग उसका जो आंसर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हम लोग पूरा मटेरियल साइंस पढ़ चुके हैं। क्योंकि अब बस हमको देखना है कि उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई है या जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कहता टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, तो सीधे सीधे मैंने बता ही दिया है। कहता डिफिकल्ट टू जनरलाइज इंक्रीजिंग टेम्परेचर यूजुअली लोअर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि ऐसे तो जनरलाइज नहीं किया जा सकता, डिफिकल्ट है जनरलाइज करना, लेकिन ये हमको समझ में आता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अधिकतर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज करेगा। अधिकतर मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे लिस्ट भी किया गया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कहता है जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे डिक्रीज करेगा। जैसे आपका यील्ड स्ट्रेस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डिक्रीज करेगा। जैसे आपका और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे सबका लिस्ट मैंने बना रखा है। ठीक है, क्या क्या जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे यील्ड स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस डिक्रीज करेगा, आपका स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट डिक्रीज करेगा। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट दे रखा है जिसको आप मतलब लिख के रखिए अपना, जहां पे भी आप रिवाइज करोगे एग्जाम में जाने से पहले, वो सबको आपको लिस्ट नोट करके रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिकतम मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है जो डिक्रीज करता है। कौन कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात किया जा रहा है जी, तो वो सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्टीमेट स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस है, और आपका यंग मॉडुलस है। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट है, ये सब के सब डिक्रीज करेगा। इंक्रीज क्या करेगा जी, तो वो भी लिखा हुआ है आपका। इंक्रीज करेगा आपका डक्टिलिटी, टफनेस, ये सब इंक्रीज करेगा आपका। ठीक है, डक्टिलिटी इंक्रीज करेगा, टफनेस इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट दैट इंक्रीजिंग इन डक्टिलिटी एंड टफनेस, ये भी याद रखिए एक्सेप्शन के तौर पे। ठीक है, जनरली टेम्परेचर से अधिक अधिकतर चीजें डिक्रीज ही करता है, पर कुछ इंक्रीज करता है तो उसको भी अगर ध्यान में रखिएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन इलास्टिसिटी क्या है। एन इलास्टिसिटी क्या है, तो टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक डिफॉर्मेशन बिहेवियर को ही हम एन इलास्टिसिटी कहते हैं। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया कि याद आपको इतना ही रखना है, बाकी आपको अपना लेक्चर ही लिखना है। भाई इतना चीज हर चीज नहीं याद रख सकते एग्जाम में। इसमें आप अगर इलास्टिसिटी के बारे में, एन इलास्टिसिटी के बारे में याद रखना है तो क्या लिखना है, टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक डिफॉर्मेशन बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एन इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इतना ही है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो उसको आप यहाँ पे लिखा हुआ, उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि एन इलास्टिसिटी में rise due to diffusion of interstitial or substitutional solute atoms, dislocation, green boundary effects for metals and anelastic components in normally a small and often neglected. However, for some polymeric materials, its magnitude is significant. In this case, it is termed as viscoelastic behavior. इसको हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, ऐसे में मैं अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करना चाहता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन और जल्दी क्लियर करना चाहते हैं कि एन इलास्टिसिटी क्या होता है जी, तो टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक डिफॉर्मेशन बिहेवियर को ही हम क्या कहते हैं, एन इलास्टिसिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका विस्को इलास्टिक मटेरियल या विस्को इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है, तो विस्को इलास्टिसिटी फॉर्म इन मेनी पॉलीमर, जैसे आपका प्लास्टिक है, एग्जाम्पल है विस्को इलास्टिक मटेरियल या विस्को इलास्टिसिटी किसमें से होता है, तो किस में दिखाना है जी, तो प्लास्टिक। ठीक है, ये होता है क्या है, तो डिपेंडेंट ऑन द बोथ टाइम एंड टेम्परेचर। द विस्को इलास्टिसिटी जो है वो डिपेंड करता है दोनों चीजों पे, किस पे डिपेंड करता है जी, तथा टाइम पे भी और टेम्परेचर पे भी। ठीक है, तथा पॉलीमर एग्जिबिट टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन मॉडुलस। ठीक है, तथा पॉलीमर जो होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक मॉडुलस दिखाते हैं और इसी चीज को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन मॉडुलस। ठीक है, रिलैक्सेशन मॉडुलस क्या है जी, तथा टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक मॉडुलस जो होता है उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन मॉडुलस। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हाउ डू यू, देखो आंसर आपका लिखा हुआ उसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी से।
कहता हाउ डू यू कंपेयर द टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉन इन टेंशन एंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, हम लोग टू स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्वेश्चन आपके साथ आया था आपके पास लिए कि हाउ डू यू कंपेयर, किस प्रकार से कंपेयर करोगे टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, कर्व ड्रॉन इन टेंशन एंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, दोनों टेस्ट में जो बन रहा है आपका टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसको कंपेरिजन कैसे करोगे। तो ठीक है, ठीक है, इट इज फाउंड दैट फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल कोइंसाइड। ठीक है, कहता अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो टू स्ट्रेस स्ट्रेन जो टू स्ट्रेस और टू स्ट्रेन कर्व जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा। हाउएवर इट इज नॉट ट्रू फॉर बिटर मटेरियल, पर बिटर मटेरियल के लिए सही नहीं है। ठीक है, कहता दिस इज ड्यू टू, कहता ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कहता है इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट इन क्रैक प्रोपोगेशन इन टेंशन एंड कंप्रेशन टेस्ट। कहता डक्टाइल मटेरियल के लिए आप कंप्रेशन टेस्ट करो या टेंशन टेस्ट करो, दोनों के लगभग ग्राफ आपका एक जैसा आएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, एकदम सेम सेम बन के आएगा। ठीक है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल के लिए करने जाओ तो ब्रिटल मटेरियल में ऐसा नहीं होगा। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि वो कंप्रेशन स्ट्रेस को ज्यादा वो तो मतलब अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसमें टेंसाइल लोड लग गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है। पता है उसका भी रीजन है कि ऐसा सर ऐसा क्यों होता है कि वो कंप्रेशन को तो बर्दाश्त कर लेता है पर टेंसाइल को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो लिखा हुआ है, ठीक है, कि ब्रिटल मटेरियल के लिए भी या जो कंप्रेशन जो ग्राफ है और टेंशन पे जो ग्राफ बन के आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, टू स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, वो सेम नहीं बन के आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन क्रैक प्रोपोगेशन इन टेंशन एंड कंप्रेशन। कंप्रेशन और टेंशन में जो क्रैक प्रोपोगेशन होता है वो सेम नहीं होता है, इसीलिए ब्रिटल मटेरियल में सेम नहीं होता है, इसलिए आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल वॉइड्स टू द नेचुरल नेचर ऑफ लोड इटीसी। और भी रीजन है, कहता क्या रीजन है, कहता रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल जो वॉइड्स है, ठीक है, इंटरनल वॉइड टू द नेचर ऑफ लोड। ठीक है, नेचर ऑफ लोड के कारण जो इंटरनल वायर का जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग आ रहा है, इसके कारण भी आपका जो टू स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो आएगा टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट में वो सेम नहीं आने वाला है। किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के, डक्टाइल मटेरियल के दोनों सेम ही आएगा। ये भी हमने ज्ञान की बातें जाना। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हाउ प्लास्टिक, देखो टिक भी क्या हुआ, तो कुछ क्वेश्चन हम जिसमें टिक है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ज्यादा हम लोग चर्चा ज्यादा नहीं करने जाएंगे, बाकी आपको सामने से सारा गुजार दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को देख सको। ठीक है, हाँ कमेंट में लिखोगे तो हम डिस्कस इसको भी कर लेंगे, क्योंकि वीडियो तो ढेर सारा लंबा बनने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे और भी सारे कोर्स शुरू करने हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो जिसमें टिक है पहले से टिक किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 104 क्वेश्चन है हमारे पास लिस्ट में, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन देखना है उस पर टिक किया हुआ है, उसको आप लोगों को देखना है, इंपॉर्टेंट है वो। कहता है कि फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टल एंड अमॉर्फस मटेरियल डिफर। कहता किस प्रकार से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो क्रिस्टलाइन मटेरियल में होता है और अमॉर्फस मटेरियल में होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ये हमें बताइए। तो कहता है क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होता है, ठीक है, अंडर को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से होकर गुजरेगा, क्यों, ड्यू टू स्लिप है उसमें होगा, ट्विनिंग डिफ्यूजन होगा, ट्यूनिंग होगा, डिफ्यूजन क्रिप होगा एंड ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग होगा। ठीक है, इन सब रीजनों से होकर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से होकर क्रिस्टलाइन मटेरियल गुजरेगा। ठीक है, लेकिन अमॉर्फस की अगर हम बात करें तो अमॉर्फस जो होगा उसमें क्या होने वाला है जी, ठीक है, इस मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, तब होगा जब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लाइड पास्ट, दिख जाओ क्या क्या है, छप गया। तथा एमॉर्फस मटेरियल में जो होता है, ठीक है, प्लास्टिक फॉर्मेशन वो होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो स्लाइड पास्ट वन अदर, एक दूसरे पर जो स्लाइड करते हैं उसके कारण वहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो दोनों का रीजन ही अलग है, तो दोनों में अलग ढंग से होगा ना डिफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है भैया कि आपका डिफरेंस क्या है टफनेस और फ्रैक्चर टफनेस में। तो टफनेस तो तुम जान में करते हो, बस हमें क्या जाना है फ्रैक्चर टफनेस। टफनेस तो तुम जानते हो, टफनेस डिनोट करता है क्या जी, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल बाय द फ्रैक्चर।
अप टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तक कितना एनर्जी, जब तक फ्रैक्चर ना हो जाता तब तक वो कितना एनर्जी अपने अंदर सोख के रख सकता है, कितना एनर्जी बर्दाश्त कर सकता है टूटने से पहले, उसको हम कहते हैं उसका टफनेस। अगला है फ्रैक्चर टफनेस, फिर क्या होता है? ठीक है, तो कहता है फ्रैक्चर टफनेस इंडिकेट द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर होने से पहले वो कितना रेसिस्टेंस देता है वो, ठीक है, उसको हम फ्रैक्चर टफनेस कहते हैं। व्हेन अ क्रैक इज प्रेजेंट, कब? जब क्रैक उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है, जब उसमें क्रैक प्रेजेंट हो तब वो मटेरियल फेल्यूर होने से पहले कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर टफनेस। ठीक है, टफनेस क्या है? तो टफनेस तो भैया मटेरियल एकदम बढ़िया बढ़िया है, ठीक है, और वो टूटने से पहले कितना एनर्जी सोख लेगा, यानी कि 100 जूल एनर्जी मान लेते हैं, 100 जूल एनर्जी उसको देना पड़ रहा है भैया, 100 किलो जूल एनर्जी देना पड़ रहा है उसको, हमको मान लेते हैं उसको तोड़ने के लिए, तो उसका टफनेस उससे कम में नहीं टूटेगा, वो ज्यादा में टूट ही जाएगा, कम में नहीं टूटेगा, तो उसका टफनेस कितना है? 100 है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर फ्रैक्चर टफनेस का पहले से अगर फ्रैक्चर है उसमें, तब उसको कितना एनर्जी देना जाए तोड़ने के लिए, इसे कर लेते हो ना कि ऐसे अगर है तो तोड़ना, इसको इधर तक फोर्स लगा दो आसान नहीं, पर इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रुपिंग कर दिए, थोड़ा सा फ्रैक्चर कर दिए, तब उसको तोड़ना आसान हो गया है। तो फ्रैक्चर होने के बाद टफनेस कितना दिखाता है, उसका फ्रैक्चर टफनेस कहलाता है। ठीक है, अगला है रेजिलियंस। रेजिलियंस का चर्चा पहले भी हो चुका है, ठीक है, रेजिलियंस का चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं। रेजिलियंस, लेकिन है कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं रेजिलियंस को, ये है आपका। ठीक है, कहता रेजिलियंस है क्या सर? कहता एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको हम कहते हैं रेजिलियंस। टफनेस और रेजिलियंस मैंने समझाया भी था आपको डायग्राम बना बना के। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जी, ऐसे करके ऐसा कुछ मोटा मोटी होता है। ठीक है, ये स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है। ठीक है, तो कहता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक, यहां तक जो एनर्जी इसको तोड़ने में लगा, जो एनर्जी होता क्या है जी, कहता है एरिया, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व का नीचे का एरिया होता है, वही एनर्जी के बराबर होता है। कहता है यही जो होता है सर, यही होता है रेजिलियंस। ये हम पहले ही आपको डिटेल में बता चुके हैं, ये होता है रेजिलियंस। दूसरा कहता है कि सर टफनेस क्या होता है फिर? ठीक है, टफनेस जो होता है ना, वो होता है कि फ्रैक्चर, यहाँ फ्रैक्चर किया ना, तो फ्रैक्चर से पहले कितना एनर्जी बर्दाश्त कर लिया, फ्रैक्चर से पहले से ये पूरा एनर्जी इसने झेल लिया है, ये पूरा एनर्जी झेला है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये होता है टफनेस। टफनेस, ये होता है टफनेस। रेजिलियंस क्या होता है भैया? तो कहता है इलास्टिक लिमिट तक, जब तक वो रिकवर हो सकता था उस वक्त तक कितना एनर्जी वो सोख पाया। ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस से ज्यादा एनर्जी तुमने दे दिया तो उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पक्का हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसको टफनेस ज्यादा एनर्जी दे दिया तो वो टूट जाएगा। ये होता है टफनेस और रेजिलियंस में डिफरेंस। मिटा दें इसको। चलिए, आपके पास तो ऑप्शन है ही, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो आप। यही चीजें यहाँ पे भी बना हुआ है, रेजिलियंस टफनेस को अच्छे से बताया गया है, रेजिलियंस क्या है, टफनेस क्या है। ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको कि इलास्टिक लिमिट से पहले जो एनर्जी वो ऑब्जर्व कर सकता था वही उसका रेजिलियंस होता है, था रेजिलियंस अंडर द इलास्टिक लोडिंग। ठीक है, कहता सम टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ एनर्जी गिवन अप द रिकवरी ऑफ एनर्जी, रिकवरी टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से कभी कभी डिफाइन करते हैं कि आपने कि उल्टा दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना, जितना एनर्जी दिए हो उतना एनर्जी वो वापस देगा। तो तुमको कहता है कि भाई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले, यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक मैक्सिमम एनर्जी जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम कहते हैं उसका रेजिलियंस। या फिर उल्टा कहो कि भैया यहाँ तक तुम खींच दिए, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कर लिए, ठीक है, अब इसको छोड़ोगे तो वापस एनर्जी उतना तुमको देगा ना, तो जितना एनर्जी हमको देगा वही क्या है उसका रेजिलियंस। जितना तुम दिए तो उतना ही ना वापस करेगा, एनर्जी रख थोड़ा ना लेगा, रख लेगा तो गवा ही गया मैटर। तो उसको कहते हैं हम लोग रेजिलियंस। इस प्रकार से भी डिफाइन किया जाता है। फॉर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की बात करें तो इसके लिए रेशियो जो होता है 1 होता है। अंडर डायनेमिक लोडिंग द rebound of the pendulum or ball after सिंगल इम्पैक्ट गिव रेजिलियंस। रेजिलियंस कैसे मेजर होता है ये मैंने बजाते इसका टेस्ट करा रखा है, आपको वीडियो लेक्चर मैंने करवा रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं पिछले वीडियो।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ताकि आप वहां से आप उस वीडियो को चेक कर सकें, जहाँ पे हम लोग ने पूरा टेस्ट का को एक्सप्लेन किया था, टफनेस रेजिलियंस कैसे मेजर किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट है आपका प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या है? तो प्रूफ स्ट्रेस भी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। कहता है प्रूफ स्ट्रेस मटेरियल विच डू नॉट एग्जिबिट क्लियर एल्ड पॉइंट। ठीक है, कहता है जैसा मटेरियल जिसका क्लियर एल्ड पॉइंट ना हो, सच एज नॉन फेरस मटेरियल। कौन सा मटेरियल? नॉन फेरस मटेरियल। प्रूफ स्ट्रेस इज टेकन एज अ मेजर फॉर द एल्ड स्ट्रेस। कहता है वहां पे प्रूफ स्ट्रेस को ही हम पिक्चर में रखते हैं, एल्ड स्ट्रेस वहां पे डिफाइन नहीं हो पाता है। इसके बारे में हम पहले ही प्रूफ स्ट्रेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उसको भी अगर आप लोग देखते आए हो सारा वीडियो, तो ये भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा प्रूफ स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, कहता प्रूफ स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा ऑफसेट करके इसको हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्कशन पहले हो चुका है। इट इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ स्ट्रेस which result in a predetermined amount of permanent strain in the material. Generally, this predetermined value of permanent strain is taken as 0.2%। ये भी याद रखना है, 0.2% तक हम प्रीडिटरमिनेट करते हैं। ठीक है, उसके पहले वाले लेते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से प्रूफ स्ट्रेस को समझ लेते हैं हल्का सा। ठीक है, कहता सबसे पहले तो भैया आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर बनाओगे। ठीक है, एक तरफ स्ट्रेस रखा, एक तरफ आपने स्ट्रेन रखा। ठीक है, आपने कर्व बनाया। कहता कर्व जो बनाया है सर, वो कर्व है जो उसमें परफेक्ट यील्डिंग पॉइंट हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? तो इस प्रकार का कर्व बनाया सर, यहाँ पे जाकर फ्रैक्चर हो गया है, ऐसा बना है। तो कहाँ पे एड होगा वो हमको पता नहीं है सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें क्या करेंगे कि ऑफसेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि आपका कोई एक पॉइंट जहां पे आपका स्ट्रेन जो है वो 0.002 है। ठीक है, मैंने कहा 0.2% ना जी, परसेंट मतलब 0.2 को डिवाइड करना है कितना से? 100 से। कितना आया जी? कहता 0.002, कहता ई आया है। इस पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, और इस पे देखेंगे इसका स्ट्रेस। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रेस आएगा इसको हम कहेंगे 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। ये प्रूफ स्ट्रेस यही है, हमने बताया था आपको। और मैंने कहा था कि ये किस मटेरियल के लिए काम आता है? कहता है एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, कॉपर निकेल एलॉय हो गया। ठीक है, एयू हो गया, एजी हो गया। ठीक है, पीटी हो गया और पीबी हो गया। ठीक है, ये सब के लिए आपको प्रूफ स्ट्रेस पिक्चर में आएगा। इसका लिए एग्जैक्ट स्ट्रेस नहीं होता। अगर आपको यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ भी है तो वो प्रूफ स्ट्रेस ही दिया हुआ है, ये समझ लीजिए आप। बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही आपके यहाँ पे चर्चा हो रहा है प्रूफ स्ट्रेस में। तो प्रूफ स्ट्रेस आपको समझ में आ गया तो हम लोग अगला है भैया कि मिलायबिलिटी और डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस है। कई लोग कंफ्यूज आता था, मैं भी बचपन में कंफ्यूज आता था, जो स्कूल वगैरह में पढ़ता था। तो डक्टाइल मटेरियल कौन है, मिलायबल मटेरियल कौन है, तो लगता था दोनों एक ही चीज तो है। बाद में जब आने लगा तो यार ये मिलायबिलिटी और डक्टिलिटी मुझे एक ही जैसा प्रॉपर्टी लगने लगा। तो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे अगर शॉर्ट में समझो कि डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर ड्राइंग, जिसका जितना लंबा लंबा वायर बनाया जा सकता है वो उतना डक्टाइल है। और मिलायबिलिटी मतलब होता है रोलिंग, रोलिंग करें उसको पीट पीट के चदरा बना दें। ठीक है, तो वो उसका अगर जितना पतला चदरा हम बना सकते हो उतना ज्यादा वो मिलायबल है। ठीक है, तो मिलायबिलिटी से समझ लो कि इसको रोलिंग करना आसान है। मिलायबिलिटी से हम रोलिंग को लिंक करेंगे और डक्टिलिटी से हम ड्राइंग को लिंक करेंगे। तो डक्टिलिटी और मिलायबिलिटी में अगर मेन डिफरेंस है, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो समझना यही है कि डक्टिलिटी मतलब वायर उसका बनाना आसान है, और मिलायबिलिटी का मतलब है, मिलायबिलिटी है इसका मतलब उसका रोलिंग करना, रोल करके चदरा बनाना आसान है। ठीक है, मेनली यही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आंसर तो लिखा हुआ है ये द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एग्जिबिट, ठीक है, एक्सटेंसिव परमानेंट डिफॉर्मेशंस अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस। खींचने पर वो जो होता है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है, तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगने पर अगर उसमें
परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है तो वो मेलाइबल मटेरियल कहलाएगा। सच एज रिक्वायर्ड इन ड्राइंग ऑफ वायर्स एंड रॉड्स, जिससे हम वायर और रॉड बना सकते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेस लगाएंगे परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा तो हम रॉड बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। जबकि मेलाइबिलिटी की बात करें तो मेलाइबिलिटी रेफर करता है, ठीक है, किसको जी, कहता है अंडर द अप्लाइड ऑफ कंप्रेशन लोड। ठीक है, यहाँ पे टेंसाइल लोड में वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कंप्रेशन लोड में, भैया उसको पीट ना रहे हो, पीट के चदरा ना बना रहे हो। ठीक है, तो जो है कंप्रेशन लोड पर आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखाए, बढ़िया डिफॉर्मेशन दिखाए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो टेंसाइल लोड के साथ हो रहा है वही आपका कंप्रेशन लोड के साथ भी हो। तो टेंसाइल लोड के लिए हमने अलग ही बना दिया कि अगर टेंसाइल लोड होने पर टेंसाइल लोड लग रहा है और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो जो मटेरियल है वो आपका डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो टेंसाइल लोड में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसका अच्छा से होगा, टूटेगा नहीं। बिटल में क्या होगा, टेंसाइल लोड लगा तो प्लास्टिक उड़ जाता है, टूट जाता है, ठीक है, टूटेगा नहीं, लमरेगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, मिलायबल मटेरियल क्या है, मतलब मिलायबल मटेरियल वो है कि अगर हम इसको पर कंप्रेशन लोड लगाएं, दबाएं इसको बैठ के, ठीक है, दोनों तरफ से दबेगा, दबाने का मतलब ये दोनों तरफ से दबेगा, दबाएं तो उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो। ठीक है, अगर कंप्रेशन यहाँ पे क्या है जी, तथा टेंसाइल लोड है, और यहाँ पे क्या है जी, तथा कंप्रेशन लोड है। ठीक है, कंप्रेशन लोड पे अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो मिलायबल मटेरियल है, मिलायबिलिटी इसमें है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंडीशन फॉर द डक्टिलिटी टू बिटर ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है कि हमको डक्टाइल से बिटर बनाना है, को मटेरियल हमको डक्टाइल मटेरियल है तो उसको बिटर बनाना है, तो क्या हमको करना पड़ेगा, क्या हमको चीजें कंडीशन देना पड़ेगा उसको। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन को पहले देख लो। कहता है कि विच वन इज मोर इलास्टिक, कौन मटेरियल जो हो ज्यादा इलास्टिक है। कमेंट में आपको जवाब देना है कि कौन मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होता है, डक्टाइल मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होता है कि बिटर मटेरियल। इसका जवाब मैंने इसी वीडियो में दिया है आपको। ठीक है, तो अब आपसे सवाल है कि इसका आंसर आप दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि बिटर ज्यादा डक्टाइल इलास्टिक होता है या फिर डक्टाइल मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन फॉर द डक्टिलिटी टू बिटर ट्रांजिशन। ठीक है, डक्टाइल से हमको बिटर मटेरियल बनाना है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बताया था कि टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे डक्टिलिटी उतना बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर कम करो डक्टिलिटी आपका कमेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डक्टिलिटी बढ़ेगा। तो वही मैंने लिखा है कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई स्ट्रेन होना चाहिए, स्ट्रेन रेट जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, और अंडर ट्राई एक्सियल ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, एंड ट्राई एक्सिलिटी ऑफ स्ट्रेस स्टेट। ठीक है, ये भी जो है वो आपको बिटर में बदलेगा। ठीक है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस नोच। अगर सरफेस नोच अगर बना देते हो आप, ठीक है, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कैसे लगाओगे, तो आप सरफेस नोच बना दो। सरफेस नोच बनाने से कहीं पे भी अगर आपने नोच बना दिया तो अपने आप वो बिटर से क्या बन गया, डक्टाइल, वहां से टूटेगा वो। ठीक है, वहीं से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वो। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है। मेनली कंडीशन आपको याद रखना है कि या जो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर घटाओगे डक्टिलिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे डक्टिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखना है तो वह है कि हाई स्ट्रेन रेट रहेगा तो आपका, ठीक है, हाई स्ट्रेन रेट रहेगा तो आपका डक्टाइल से वो ब्रिटल में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, नोच वोच बना दोगे ब्रिटल हो जाएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, अगला इज देयर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, बिलो विच अ मटेरियल इज कंसीडर एज ब्रिटल। ठीक है, कहता है कि क्या ऐसा कुछ है कि इतना से ज्यादा इलोंगेशन होगा तो भैया डक्टाइल होगा, इतना से कम होगा तो ब्रिटल होगा, ऐसा कोई लिमिट है। ये आपको वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है कि आप कहते हो कि इलोंगेशन जिसमें हो वो डक्टाइल है, जिसमें इलोंगेशन ना होता ब्रेक हो जाए वो ब्रिटल है, तो भैया कितना कुछ लिमिट है उसका, कितना परसेंट होना चाहिए, हम मान लेंगे कि डक्टाइल है ब्रिटल है। ठीक है, तो कहता है एन इलोंगेशन इज लेस देन 5%। कितना, 5%, कितना में, मतलब 50 mm का अगर है आपका लेंथ का वायर है, 50 mm लेंथ है अगर, ठीक है, उसमें 5% का अगर इलोंगेशन हो गया, ठीक है, एंड इलोंगेशन लेस देन 5% से अगर कम है, ज्यादा हो गया तो वो डक्टाइल मटेरियल, अगर कम हो गया तो वो ब्रिटल मटेरियल। 5% इन 50 mm गेज लेंथ इज ऑफ्टन टेकन एज ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, अगर 50 mm का आपका लेंथ का कोई वायर है उसमें 5% से कम का इलोंगेशन होता है, इसका मतलब वो ब्रिटल मटेरियल है। उससे ज्यादा होगा तो उसको हम डक्टाइल की तरह कंसीडर करेंगे, यह स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड को आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि ये एक्चुअली ये सबसे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ब्रिटल मटेरियल का वो यही है। ऐसे ब्रिटल मटेरियल को क्या बताओगे, ठीक है,
कि सर वो क्रैक कर जाता है, कितना पे क्रैक होता है, कैसे मान लें? किसी को ब्रिटल अगर कंसिडर करना कि इतना से इतना ब्रिटल हो गया, तो यही मेन डेफिनेशन है ब्रिटल मटेरियल का, कि अगर अगर वो 50 को कोई मटेरियल ब्रिटल है कि डक्टाइल, तो 150 का एक वायर लो, ठीक है, 50 का वायर में देखिए कि 5% का उसमें, ठीक है, 5 गेज लेंथ का आप कोई रॉड लो, कुछ भी लो, और उसका क्या करो कि उसमें डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करो, उसको खींचो और खींच के देखो क्या एलोंगेशन 5% से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। 5% से अगर ज्यादा एलोंगेशन हो गया, डक्टाइल मटेरियल कंसिडर किया जाएगा, और 5% से कम हो गया, उसको ब्रिटल मटेरियल कंसिडर किया जाएगा। तो ब्रिटल और डक्टाइल का ये बाउंड्री लाइन है। चलिए, बहुत सारे 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। आगे की वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे नैनो मटेरियल्स कौन कौन है, ठीक है, प्रॉपर्टीज नैनो मटेरियल्स के क्या है, पूरा एग्जाम में लिखने के लिए आया था नैनो मटेरियल्स के बारे में। एक्सप्लेन अबाउट द नैनो मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस पूरा लिखने के लिए आया था। तो हम भी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेंगे, क्योंकि जो ईएससी एग्जाम्स में देता है वही सब बाकी सबको एग्जाम्स में कॉपी किया जाता है, ठीक है। तो नैनो मटेरियल देखेंगे, फ्लोरेंस देखेंगे कि भैया ये फ्लोरेंस क्या होता है। इसके अलावा हम लोग स्मार्ट मटेरियल देखने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करना बाकी है, ठीक है। पूरा एक एक पेज के आंसर लिखेंगे। सेप मेमोरी, जो सेप मेमोरी एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये सारा चीजें हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बसिंगर इफेक्ट देखना है हम लोगों को, ठीक है, जैसे देख भी चुके हैं रेसिडुअल स्ट्रेसेस, ये सब चीजें देख भी चुके हैं। तो कुछ चीजें ऐसा है जो देख चुके हैं, ठीक है। जैसे मेटालिक ग्लास किसे कहते हैं, ठीक है, फ्लो टेस्ट देख चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो है हम लोग देख चुके हैं, जिसको हम लोग अच्छे से लिख लें ताकि एग्जाम में तुम लिख पाओ, ठीक है। ऐसे तो हम बता देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप अगर आपको कन्वेंशनल पेपर आ गया, आपको लिखना पड़ गया एग्जाम में आंसर, तो उसके लिए लिखा हुआ भी आंसर कुछ रहेगा आपके पास, तो ना पता लगे कि इस प्रकार से आंसर लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे कॉलेज जैसा लिख रहे हो, कॉलेज जैसा नंबर मिल गया तो हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होना है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भैया आप लोगों से बार बार मैं आग्रह जो कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बार बार आप तक पहुंचाना, भेजना, शेयर करना वो संभव नहीं है। पूरा सीक्वेंस से चलता है मेरा कोर्स, ठीक है। जो भी कोर्स सुबह मटेरियल साइंस शुरू किया गया, तो मटेरियल साइंस खत्म हो रहा है अब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक वीडियो यहाँ पे पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता ना। पूरा कोर्स सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को पूरा, जैसे मटेरियल साइंस ही आपको पढ़ना है, बाकी सब आता है, तो मटेरियल साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े आपको। यूट्यूब पे बहुत सारा कचरा है। कचरा मतलब इंटरटेनमेंट का साधन ज्यादा है, पढ़ने का साधन कम है। लेकिन क्या उपाय क्या है, ठीक है। हमारे पास यही साधन ही है। मैंने ऐप भी बनाया था, लेकिन आप लोग वहां तक जुड़ नहीं पाए, तो मैं यूट्यूब पे ही डाल देता हूँ, ताकि जब मन करे तब आदमी आके देखे, ठीक है। वरना हमको ऐप का दिन भर प्रचार ही करता रहना पड़ता है। ऐसे में यूट्यूब है कि अपना आप शेयर कर देता है, जिसके पास जरूरत है उसको अपना खोजता है तो उसको तक सजेस्ट कर देता है। इसलिए मैं यूट्यूब पे ही डालता रहता हूँ, ठीक है। बाकी जगह पर बच्चों तक मुझे पहुंचाना पड़ता है, और इतना मेरे पास समय है नहीं। तो मैं दिन भर लगा रहा हूँ इसमें कि मैं बच्चों तक पहुंचाऊं मुझे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए थोड़ा सा, इससे भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि मैंने अच्छा चीज बनाया है, ठीक है। कुछ परेशानी है तो उसको कमेंट में आप लिख सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। और दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। बार बार जिक्र करता हूँ कि पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ने से काम कुछ नहीं काम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन आपको दूसरे लोग देते हैं, खुद को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। जब तक आप ग्रुप में नहीं पढ़ते हो तब तक काम नहीं बनता है, ठीक है। दो चार को लोग होते हैं तो आपका कंपटीशन होता है कि वो आगे बढ़ गया, हमको भी पढ़ना है, हमको भी देखना है, तो मटियाते रह जाऊंगा। मटियाने से काम यहाँ जीवन में नहीं होने वाला है, ठीक है। वो कष्ट आता है तो याद आता है, जब गर्लफ्रेंड होकर चल जाते तब याद आता है क्या पढ़ना है, ठीक है। वैसे पढ़ाई नहीं होता है। टेंशन जब दिमाग में है तो क्या पढ़ेगा आदमी, ठीक है। फ्री माइंड से पढ़ता है, और फ्री माइंड से तभी आदमी पढ़ सकता है जब आपको मोटिवेट करने वाला कोई रहे, ठीक है। आपको बार बार पिन करने वाला रहे, हुआ तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब करते रहना, तब जाके आगे बढ़ता है। हम भी पढ़ेंगे, तुम इतना पढ़ लिया, हम इतना पढ़ेंगे, तब जाके कंपटीशन बनता है। तो अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ के ग्रुप बनाइए, और उसके साथ आप वीडियो देखना शुरू करिए, ठीक है। सबको दीजिए कि आज ये वीडियो कंप्लीट कर लेना है, और इसको हम लोग इसका क्वेश्चन लगाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, हम डाल देंगे, डिस्कशन होगा, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ना है। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।